नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नया हफ्ता और शुरुआत कर रहे हैं एक नए संस्करण से आज का मनी मंत्र के। और आप जानते ही हैं, इसमें खबरें आपकी जेब से, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, न्यूज़ दैट यू कैन यूज़, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, सिद्धार्थ जराबी जुड़ गए हैं। और सिद्धार्थ, आज फिर से मैं शुरुआत करूंगा एक ऐसी खबर से। पिछली दफा भी आप थे, मैंने ये चर्चा की थी, और ताज्जुब की बात यह है, मैंने तब भी कहा, आज भी वही बात कह रहा हूं, अखबारों से खबर ही गायब है। और मैं टीवी चैनल का हिस्सा हूं, टीवी चैनल से भी ये खबर गायब है। 8 दिन हो गए लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब 4 रुपए से ऊपर हो गया है कुल मिलाकर इजाफा, और उफ तक नहीं की जा रही। वो ब्रेकिंग न्यूज़ की लाल लाल पट्टियां गायब हैं इस बात को लेकर। दूसरी बड़ी खबर जीएसटी कलेक्शन को लेकर है। देखिए, सरकार की जेब में पैसा आता है, वो टैक्स से, आपसे इनकम टैक्स लेगी, अलग अलग तरह से जो टैक्स लेती है, और उसमें जीएसटी एक अहम कंपोनेंट है। अब उसमें कुछ इजाफा हुआ है, जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा खुल रहा है तो इजाफा तो हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 38% अभी भी कम है। यानी कि 62,000 करोड़ रुपए पिछले महीने में जीएसटी कलेक्शन हुआ, लेकिन अमूमन ये 1 लाख करोड़ होता है। उधर बीजिंग से एक बुरी खबर आ रही, चीन की राजधानी से। वहां पर भी एक क्लस्टर पकड़ा गया है। सेकेंड वेव, कोरोना की सेकेंड वेव की भी आशंका अब जाहिर की जाने लगी है। तो ऐसे में जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, जो ग्रीन शूट्स भी दिख रहे थे, मार्केट्स भी भागने लगे थे कि हम द वर्स्ट इज ओवर, इज द वर्स्ट ओवर। सिद्धार्थ से इस मामले में मैं उनका विश्लेषण चाहूंगा। इसके अलावा खबरें और भी हैं। जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, अब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है ना, उस ब्याज को कमाने के लिए बैंक लोन देता है। अब एसबीआई के चेयरमैन कह रहे हैं कि देखिए, हमसे तो कोई लोन ही नहीं ले रहा, तो जो हमारे खाता धारक हैं उनको ही ब्याज कैसे पाट पाएंगे, ये समस्या हो गई है। हम तरलता, लिक्विडिटी की बड़ी बातें कर रहे हैं इकोनॉमी में, लेकिन वो तरलता क्या अपने ही जाल में भी फंस सकती है। तो पहली खबर सिद्धार्थ, बड़े अखबारों में, और वो भी छिपी हुई एक कोने में, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है खबर, पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाइक्ड फॉर 8th स्ट्रेट डे इन दिल्ली। मतलब ऐसी क्या आफत आ गई है, ऐसे तेल में क्या आग लगी है कि 8 दिन हो गए, और वो जो हलाल करते हैं ना, झटका नहीं, हलाल के जरिए बढ़ाए जा रहे हैं, कभी 70 पैसे, कभी 80 पैसे, कभी 60 पैसे, कि पता भी ना लगे, पर 8 दिन में ये 4 रुपए से ऊपर चला गया है। जी बिल्कुल। देखिए संदीप, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले टैक्सेस बढ़ाए गए थे पेट्रोल और डीजल पे, और उस समय ये बताया गया था कि ये टैक्सेस बढ़ रहे हैं, परंतु पेट्रोलियम कंपनीज इस टैक्स हाइक को अब्जॉर्ब करेंगे अपने बैलेंस शीट में, और ये कस्टमर्स को पास ऑन नहीं किया जाएगा। वो ऐसा समय था जब लगभग 95-96% तेल की खपत कम हो गई थी। लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, दफ्तर नहीं जा रहे थे, बसें नहीं चल रही थी, ट्रक्स नहीं चल रही थी, जो चल भी रही थी बहुत कम संख्या में चल रही थी, तो ओवरऑल डिमांड बिल्कुल कम हुआ था। तो उस समय पे, और उस टाइम कच्चे तेल की कीमतें भी गिर गई थी, और तुर्रा सरकार का ये था, जो आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक्साइज ड्यूटी पहली बार शायद भारत में पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 13 रुपए बढ़ा दी गई थी। और तुर्रा ये था कि देखिए, हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा भी दी, पर आपको दाम तो ज्यादा नहीं देने पड़ रहे ना। जब ये पूछा जा रहा था कि भाई तेल के दाम कम क्यों नहीं करते, कि बढ़ाए तो नहीं, मतलब सीधा जवाब था बढ़ाए तो नहीं, तो परेशान क्यों हो रहे हो। बिल्कुल। और उस समय पे आपको ध्यान होगा कि हमने इसी शो में ये अपने दर्शकों को बताया था कि देखिए, जो इकोनॉमिक्स हैं हमारे एनर्जी प्राइसिंग की, पेट्रोलियम प्राइसेस की खासकर, इसमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी
इन टैक्सेस को किसी न किसी के जेब से आना जरूरी होगा, क्योंकि टैक्स कोई ना कोई देगा ही, हवा से तो क्रिएट उसकी पेमेंट हो नहीं सकती। तो वही हो रहा है। और दूसरा, जो एक डेफरल हुआ था डेली प्राइस एडजस्टमेंट्स का, वो अभी शुरू हो गया है। अभी की जो राइजेस हैं, ये क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस बढ़ने के चलते ऑयल कंपनीज बता रही हैं, बट इसके पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो टैक्स का बर्डन उनके बुक्स पे आया था, उसको वो एक दूसरे तरीके से अल्टीमेटली रिड्यूस करेंगे। और सिद्धार्थ, मेरा ये बिल्कुल सरल भाषा में अगर मैं कहूं, दरअसल खेल ये हो रहा है कि सरकार ने जो ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 13, उस वक्त दाम गिरे हुए थे। तब भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो ये तेल की कंपनियां हैं, वो कुछ पैसा कमा रही थी। पर सरकार ने अब तेल की कीमतें बढ़ने लगी, कच्चे तेल की कीमतें, सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने को तैयार नहीं है, तो मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं तेल की कंपनियों के। उन्होंने दाम अब बढ़ाने शुरू कर दिए। खेल दरअसल ये है ना, वो अपना पैसा नहीं जाने दे रहे, सरकार अपना खजाना भरना चाह रही है, जेब मेरी और आपकी है, डाका पड़े जा रहा है लगातार। तो मेरा ये मानना है कि इसमें केवल सरकार नहीं, मैं तो कहूँगा राज्य सरकार ने भी आपको ध्यान में होगा कि एक हिस्से में जो टैक्स है पेट्रोलियम पे बनता है, उसकी भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हाँ, है, वैट कमी में नहीं भी कोई छोड़ी। कसर नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जून के महीने और जुलाई के महीने में आप पाएंगे लगातार तेल के दाम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वैश्विक स्तर पे क्योंकि डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बड़ी इकोनॉमीज में वापस आ रही है, चीन में आ रही है, बाकी कंट्रीज में डिमांड वापस आ रही है, तो एक नेचुरल इंक्रीज क्रूड ऑयल में ग्लोबली होगा। और हमारी कंपनीज इसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार की फॉर्मूला से प्राइसिंग करते हैं डेली पेट्रोलियम और डीजल की, इसको लगातार बढ़ाते रहेंगे। आप सरप्राइज नहीं होइएगा कि अगले 7-8 सप्ताह में अगर 6 से 7 रुपया और तेल, पेट्रोलियम और डीजल के प्राइसेस में इजाफा ना हो। ये देखिए, आप और डरा रहे हैं, आम आदमी की जेब पर और डाका पड़ने वाला है। और ये तब है 18 रुपये 45 पैसे। अब वो थोड़ा चेंज हो गई होगी फिगर, पर जो लेटेस्ट डेटा मैं एक्सेस कर पाया, 18 रुपये 45 पैसे का पड़ रहा है कच्चा तेल, और टैक्सेस लग रहे हैं उस पर 49 रुपये। 270% टैक्सेस हैं, और आप कह रहे हैं 6-7 रुपये अभी और बढ़ेंगे। अभी तो रुकिए, अभी तो और जेब पर डाका पड़ेगा। जी देखिए संदीप, इसको समझना पड़ेगा। जब हम तेल यहाँ पे प्रोड्यूस उतना करते नहीं है, तो हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, और इंपोर्ट्स की प्राइसिंग वैश्विक कई और कारणों से डिटरमिन होती है। बट जो बॉटम लाइन है कि पेट्रोलियम, और आपको ध्यान में बार बार ये मैं दिलाता हूं, आज फिर से दोहराऊंगा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल, शराब और 1-2 आइटम ऐसे हैं जो स्टेट्स ने जिद करके जीएसटी के बाहर रखे हैं। उसका कारण यही है कि पेट्रोल और डीजल महज एक रेवेन्यू का साधन है स्टेट्स और सेंटर के लिए। तभी आप देखते हैं कि ये एक टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म है, और इसको बार बार लगातार बढ़ती इकोनॉमी या घटती इकोनॉमी में, दोनों में इसको यूटिलाइज किया गया है रेवेन्यू गैदर करने के लिए। बिल्कुल नसीब की बातें हुई थी, प्रधानमंत्री ने कही थी मैं नसीब वाला हूं। 2015 में तेल की कीमतें जब घट गई थी, पर बदनसीबी हमारे ही बांटे आ रही है। अब ये देखिए, जो आपने कहा ना, ये ज़रूरी भी है, तंज अपनी जगह है, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए तेल का खेल भी हो रहा है। और पैसा कैसे नहीं है, देखिए पॉजिटिव खबर है, लेकिन इसकी दूसरी इंप्लीकेशंस भी सिद्धार्थ समझाएंगे। जीएसटी कलेक्शंस डबल इन में 38% बिलो ईयर अगो, यानी कि मई में जो जीएसटी की कलेक्शन है, टैक्स जो सरकार ने उगाही की, नेगेटिव सेंस में मैं उगाही नहीं कह रहा हूं, 62,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। अप्रैल में यह लगभग 33,000 करोड़ था, तो दुगना हो गया। पर पिछले साल के मुकाबले अब भी ये 38% कम है। एक नॉर्मल सरकार मानकर चल रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सिद्धार्थ, कि हर महीने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तो हम जीएसटी का कलेक्शन करेंगे ही। 12-12.5 लाख करोड़ रुपए हम जीएसटी के जरिए लेंगे। तो खबर पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी कैचअप
बहुत बड़ा फासला है जिसे कैचअप करना है। बिल्कुल, और ये फासला आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसे हम आइडियल रेट ऑफ अगर कलेक्शन कहें ना संदीप जी, तो वो आइडियल रेट ऑफ कलेक्शन 1.25 करोड़ है, हाँ, जिस पे एक प्रकार से केंद्र का और राज्यों का काम चलेगा। वो 1.25 करोड़ के कंपैरिजन में आप देखें तो कैचअप थोड़ा और बढ़ जाता है। और ये कैचअप आपने ये भी देखा होगा, और इसको हमें, मैं जो जिन विशेषज्ञों से बात कर पाता हूं, तो एक बड़ा बार बार एक विषय उठ के आता है कि जो 2-2.5 महीने के बाद अभी खरीदारी हो रही है, क्योंकि आपको ये सारे हमारे दर्शकों को पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स है। जब कोई गुड्स खरीदेंगे लोग तो ही उस पर टैक्स दिया जाएगा, जब कोई सर्विसेज अवेल करेंगे तो ही उस पर टैक्स दिया जाएगा। तो 1-2-2.5 महीने के बाद जो एकदम से सप्रेस डिमांड थी, लोग घरों में बंद थे, दफ्तर सारे बंद थे, तो जो सामान की एक पेंट अप डिमांड थी वो सडनली निकल के आई है। आपको ध्यान में होगा कि बहुत सारे लोगों ने जैसे डिश वॉशर भी खरीदे हैं। आज आप मार्केट में जाएंगे तो डिश वॉशर की कमी है, वॉशिंग मशीन्स की कमी, और ऐसे एसीज इस गर्मी में कई लोगों ने लिए। लोग अब घरों में बैठे हैं, परिवार में घर कमरे बंट गए हैं, तो आपका एक कमरा पकड़ लिया अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए, बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन हो रहे हैं, तो फैन और एसी कूलर की भी डिमांड बढ़ चुकी है। घर में तेल मसाला नमक भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि लोग सारा खाना चारों टाइम घर पे ही खा रहे हैं। तो एक पेंट अप डिमांड आई है जिसके कारण ये नंबर्स टैक्स के बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पे कुछ विशेषज्ञ और इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये पेंट अप डिमांड शायद एक बारी जब पूरी हो जाएगी तो ये फिर से कलेक्शंस में गिरावट आएगी। जैसे एक एग्जांपल दे, कोई किसान है जिनको अपनी उपज के लिए खेत में कुछ मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदना हो, ट्रैक्टर तो एक ही बारी खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप हर महीने या हर साल ट्रैक्टर खरीदते हैं। तो वो जो पेंट अप डिमांड अभी पूरी हो गई, जो नेचुरल कोर्स में मार्च के एंड में और अप्रैल में जो खरीदारी होती थी, मई में खरीदारी होती थी, वो बंद हो गई और वो जून 5-10 के बाद अभी शुरू होना होगी। उसके बाद एकदम से वो कितनी देर डिमांड बनी रहेगी, इस पे एक डाउट है। ये अहम बात कह रहे हैं, सस्टेन कर पाता है क्या? क्योंकि ये हमारी अगली खबर से जुड़ा है। अभी इस पॉइंट को जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो जीएसटी का भी खेल है, देखिए इसमें क्या था कि 14% की एक इंश्योरेंस दी जा रही थी। ये पैसा बचता है केंद्र और राज्यों के बीच, तो राज्यों को ये था कि 14% आपकी कलेक्शन में इजाफा होगा। अब सरकार कह रही है कि देखिए एबनॉर्मल सिचुएशन है, हम गारंटी नहीं दे सकती, तो अभी इसमें स्टेट्स को भी दिक्कत बढ़ेगी। कैरिंग योर पॉइंट फॉरवर्ड सिद्धार्थ। जी संदीप, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का आप हवाला दे रहे हैं, तो ये वैसे हम सबको जानकारी थी जो इस विषय को फॉलो करते हैं कि जीएसटी की जो अग्रीमेंट है, जो मसौदा है, जो कानून है जिसमें स्टेट्स और सेंटर एक पेज पे हैं, उसमें एक क्लॉज है जिसमें कोई आपातकालीन स्थिति आने पे और जो अर्थव्यवस्था है और उसमें टैक्स कलेक्शंस पे असर आने पे उन पे ये कहा जा सकता है, जो एक अंग्रेजी का शब्द है फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर सिंपली ये है कि भैया अकस्मात है, कुदरती एक घटना हो गई है जिसमें एक्ट ऑफ गॉड भी जिसे कहा जाता है, उस प्रकार का एक इवेंट हुआ है। इसलिए हम ये आपको वो गारंटीड जो अशोर्ड था वो हम कॉम्पेंसेशन नहीं दे पाएंगे। और इस पे आप देखेंगे कि ये विषय बढ़ता जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठकों में ये विषय बढ़ने वाला है और एक सेंटर स्टेट का मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि आपको ध्यान में कुछ राज्यों ने तो ये भी कह डाला था, दिल्ली ने भी कह डाला था कुछ सप्ताह पहले कि हमें तो केंद्र से पैसा ही नहीं मिला है। तो एक तंगी के माहौल में ये खींचातनी होने वाली है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। और इससे एक बहुत बड़ी अहम बात जो मैं मानता हूं कि होने वाली है, देखिए आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो दूसरे तीसरे चौथे महीने टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। अरे और मत डराइए सिद्धार्थ, आपको ये मानना पड़ेगा, तनख्वाहें घट रही हैं, नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, कहीं कोई कमाई का साधन, इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप कह रहे हैं टैक्स और बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ने वाले हैं।
बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई ही तरीका नहीं है। और जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने अभी तक हमें अपनी फिस्कल मैनेजमेंट दिखाई है, उसमें ये क्लियर बात आ रही है संदीप जी कि वो ये मान रहे हैं कि आपदा तो है, परंतु इस आपदा के नाते हम एक वित्तीय आपदा नहीं पैदा करने वाले हैं। हम नोट नहीं छापेंगे, और हम जानते हैं नोट छापने का अधिकार केवल केंद्र का है, और वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि कितने छापेंगे कितने नहीं छापेंगे। तो जिस प्रकार की फिस्कल पॉलिसी हम लोग अभी एज अ कंट्री फॉलो कर रहे हैं, उसमें मेरा मानना है कि द ओनली वे टू फिल दिस गैप विल बी टैक्स कलेक्शन, टैक्स इंक्रीजेस, टैक्स रेट इंक्रीजेस, उसी से कलेक्शन बढ़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आज का शो हमने पेट्रोलियम से शुरू किया, वही प्रकार की एक प्रकार से बात आप लगभग हर कमोडिटी आइटम, गुड और सर्विसेज पे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो एक तरफ तो देखिए सरकार के पास पैसा नहीं है, और जीएसटी की कलेक्शंस भी अगर बढ़ भी रही हैं, तो सिद्धार्थ यहाँ पर साफ एक रेड फ्लैग रेज कर रहे हैं कि ये पेंटअप डिमांड थी, उसके चलते कलेक्शन बढ़ गई है, ये आगे पीटर आउट भी कर सकती है, ये फ्लैटन भी कर सकती है। और उधर हवाला ये दिया जाता है सिद्धार्थ, देखिए 20,97,000 करोड़ की भी मैं बात करूँगा, वो फिस्कल स्टिमुलस तो नहीं था, हमने कई बार बात की है, वो बेसिकली एक मॉनिटरी स्टिमुलस था। आपने तरलता बढ़ा दी कि भाई पैसा है, आप लोन ले लो, कोलैटरल की जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन आज एक बड़ी खबर है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने फ्रंट पेज पे छापी है, ऑलरेडी इन पुअर हेल्थ बैंक्स नाउ अंडर कोविड ग्रिप। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार क्या कहते हैं, आई हैव द मनी बट देयर आर नो टेकर्स। The signal is loud and clear. India's bank credit market is in one of its worst crisis. पैसा है मेरे पास, लेने वाला कोई नहीं है। वो आगे जाकर कहते हैं कि भाई आपने, मैंने, किसी ने भी, एक आम खाता धारक ने बैंक में पैसे डाले तो ब्याज देना पड़ता है ना बैंक को। दरअसल मैं उधार दे रहा हूं बैंक को, तो वो ब्याज देगा, और वो ब्याज कैसे कमाएगा कि वो लोन देगा। रजनीश कुमार कह रहे हैं, सिद्धार्थ, आई हैव द मनी बट देयर आर नो टेकर्स। तो ये इतना तामझाम ढोल नगाड़े हमने पीटे, 20,97,000 करोड़ रुपए अब उपलब्ध करा दिया गया है, ये तरलता हमने प्रोवाइड कर दी, पैसे तो कोई ले नहीं रहा। देखिए, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन रजनीश जी की बात में अगर मैं अपनी तरफ से एडिशन करूं, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा खतरा जो हमारे बैंक्स के लिए ये है कि जो पहले के दे रखे हैं लोन, वो वापस आएंगे कि नहीं। नए लोन तो चलिए, नई डिमांड है, उसमें नई कमाई शुरू होगी। जो पहले पैसा दे रखा है, जिससे ब्याज आती थी और उस ब्याज से अपने खर्चे चलते थे बैंक के, और उसमें जो खाता धारक हैं उनको सेविंग्स रेट या फिक्स डिपॉजिट की रेट पे जो कमाई मिलती थी, पेंशनर्स को, सेवर्स को, ऑर्डिनरी सैलरी अकाउंट होल्डर्स को जो सेविंग्स रेट मिलती थी, वो आपने देखा है कि बहुत घट गई है। तो बैंक्स को संदीप जी कोविड से मार ये पड़ी कि कोविड के कारण उनके जो बोरोवर्स थे, उनमें से एक बड़ी मात्रा में बोरोवर्स के पास ब्याज और प्रिंसिपल लोन लौटाने के लिए जो एक कैश फ्लो होती है, बिजनेस से जो माल बेच के कमाई होती है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रहार पड़ा है। और हम देख रहे हैं कि कई ऐसे, जैसे उदाहरण है कनॉट प्लेस दिल्ली में, हमारे दर्शकों को जिनको जानकारी हो, पिछले 5, 7, 8 सालों में कनॉट प्लेस एक प्रकार से एनसीआर रीजन का रेस्टोरेंट हब बन गया था। खाना मिलता था, और भी प्रकार की जो एक इवनिंग में सोशलाइजिंग के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट बन चुकी थी। तो उसमें से मैं पढ़ रहा था और सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि एक एक करके कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अब हम वापस खुल ही नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए उन रेस्टोरेंट्स में, और मैं जानबूझ के एक छोटी संस्था और एक छोटी एसएमई, क्योंकि मोस्ट रेस्टोरेंट्स आर स्मॉल एंटरप्राइजेस, एसएमई जिसे हम कहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देते हैं, उनकी कमाई उतनी नहीं होती है, बट किसी भी रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, ढंग के रेस्टोरेंट में 30-40 लोगों को लगातार कमाई मिलती है, और उससे बड़े रेस्टोरेंट में तो कई बार 2 शिफ्ट में लोग काम करते हैं। तो वैसे जब वो अपने लोन वापस ही नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। बड़ी बड़ी कंपनीज की एबिलिटी टू रेज फ्रेश फंडिंग एंड रीपे ओल्ड लोन
बनी रहती हैं। ये 3 महीने की जो एक कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे मैं ये बार बार कहता हूं कि जो हमारी बड़ी 400-500 कंपनियां हैं, उनमें तो फिर भी ताकत है। वो ऐसे बरगद के पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी जड़ें मजबूत हैं, वो अभी भी जमीन से पानी खींच पाते हैं। बट जो छोटे हैं, तूफान भवंडर ऐसा आया कि छोटे पौधे, छोटे पेड़, वो सब उखड़ के निकल गए। आप जो उसके कारण छोटे छोटे पौधों की बात कर रहे हैं ना, स्टार्टअप्स और एसएमई की भी एक खबर है, मैं वो लूंगा। लेकिन देखिए, जो आपने 3 महीने शब्द इस्तेमाल किया ना, और मैं यहाँ पर लोगों को बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स हम प्रेजेंट करते हैं। अब हुआ क्या है, चीन से ये शुरुआत हुई कोरोना वायरस की, इस कोविड क्राइसिस की। वहाँ से खबर क्या आ रही है, न्यू वेव ऑफ केसेस फ्रॉम बीजिंग मार्केट स्प्रेड्स टू लायोनिंग। 51 केसेस की यहाँ पर बात हो रही है। एफर्ट्स आर टू स्टॉप द सेकेंड वुहान। और इसी को लेकर एक और खबर छापी गई है एक पिंक अखबार में, फियर्स ऑफ अ सेकेंड वेव। मतलब अभी पहली वेव से तो हम बचे नहीं, अपना पीक तो हमने पहुंचा ही नहीं है। इंडिया तो अभी पीक किया भी नहीं है, कई देश तो पीक करके नीचे जाने लगे, और यहाँ पर सेकेंड वेव की बात होने लगी है। सिद्धार्थ, बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल संदीप, और ये जिन लोगों ने इस विषय पे फरवरी मार्च से फोकस करना शुरू किया, और आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने भी, जो शायद ही वुहान का नाम ध्यान में होगा या ये चाइनीज वायरस का उतना ध्यान था, हम सब लोग एक प्रकार से विशेषज्ञ बने हैं। तो उसी एक प्रकार से पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से 2 बातें इसमें मैं जोड़ूंगा। पहला कि जो मेरी अपनी स्टडी है, और जो दुनिया भर में सारे हम उदाहरण देख रहे हैं, कई कंट्रीज में अलग अलग प्रकार से कोरोना वायरस की मैनिफेस्टेशन हो रही है। तो जो वो शब्द कहा जाता है मेडिकल एपिडेमोलॉजी का, हर्ड इम्यूनिटी, यानी एक बड़ी संख्या में जहां पे लोग रहते हैं, उनमें इम्यूनिटी इस वायरस के लिए जो नेचुरली डेवलप हो जाती है, वो जब तक नहीं आएगी तब तक, और वैक्सीन के एब्सेंस का सिनेरियो में डिस्कस कर रहा हूं, तब तक ये वायरस कभी ना कभी वापस आ सकता है, ये उछाले मारते रह सकता है। तो मेन चीज ये है कि एक तो हर्ड इम्यूनिटी आए और इवेंचुअली वैक्सीन आए। अब वैक्सीन आने के लिए हम देख रहे हैं लगभग 6 से 8 वैक्सीन विश्व भर में आज काफी एडवांस स्टेज पे हैं डेवलपमेंट के, और उनकी जो टेस्टिंग होती है सबसे कठिन वो चीज होती है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स को पहले मेजर करना पड़ सकता है। जो लैब में रिजल्ट्स आते हैं वैक्सीन के, ऐसा नहीं है कि बस सीधा जाके इंजेक्शन लगा दिया, उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को देखना पड़ता है। इसीलिए कई लोग ये सोचते होंगे कि भैया वैक्सीन बन गया, फॉर्मूला बन गया, वो उसका केमिकल है वो सारा बन गया, तो लगा क्यों नहीं रहे हो? वो इससे नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसकी टेस्टिंग होनी है। आज ही जैसे J&J एक बड़ी कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उन्होंने भी कहा है कि हमारा वैक्सीन काफी एडवांस स्टेज पे है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि उनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी है, जो पूना सीरम इंस्टीट्यूट है उनके पास है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आएंगे संदीप जी, और मेरा मानना है कि पहला वैक्सीन जो मेरी समझ से मुझे लग रहा है, और ये गेस है, अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि दुनिया की जितनी जनसंख्या है उनमें से अगर आधे लोगों को भी लगना है, चाइना और इंडिया की टोटल जनसंख्या आप कर लीजिए तो 2-2.5 बिलियन जो लोग हैं, अगर उनमें से आधों को भी लगना है तो कितना समय लगेगा। इसलिए ये रिटर्न ऑफ द वायरस, जैसे वो पिक्चर्स का नाम था ना, जो रिटर्न ऑफ द किंग है, तो वो एक प्रकार से ये रिटर्न ऑफ द वायरस ऑफ दिस चाइनीज वायरस विल कीप हैपनिंग। चाइना में भी हो रहा है, बट चाइना ने काफी मास्टरी अक्वायर कर ली है इसको टैकल करने में, और बाकी कंट्रीज में भी है, अमेरिका में तो हमारे से ज्यादा आज भी है। तो ये एक चुनौती है सबके लिए, और एज ए इंडिविजुअल मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर पहले एक मास्क पहन रहे थे, अब 2 पहनिए, एक पतला पहनिए कपास का, उसके ऊपर बड़ा मास्क पहनिए, हाथ में प्लास्टिक ग्लव्स जरूर लीजिए, 500 रुपए के 1000 वो प्लास्टिक ग्लव्स आते हैं, और अपने आप को कवर करिए, हेलमेट का जैसा वो फेस शील्ड है वो लगाइए, अपने काम काज पे जाइए, क्योंकि अगर जीवनी नहीं होगी तो जान भी नहीं बचेगी। परंतु अब ये समय है कि जो लॉकडाउन में हमने एहतियात बरते थे, अब हम स्वयं आत्मनिर्भर होके
वो जो कॉशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग तो करें। मतलब तभी हम सब अभी लोग बच वी आर पाएंगे। नॉट आउट ऑफ द वुड्स, खतरा नॉट एट ऑल। कम नहीं हुआ Not at है, all. ना सिर्फ बरकरार है और बढ़ सकता है। आपको और एहतियात बरतने की जरूरत है। एक और बड़ी खबर है सिद्धार्थ, जो आप छोटे पौधों की जो बात कर रहे थे, अब उसे आगे बढ़ाता हूं। 38% स्टार्टअप्स रन आउट ऑफ फंड्स एज बेल आउट कॉल्स गो अनआंसर्ड। ये हमने पिछले महीने भी खबर ली थी। जो स्टार्टअप्स हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ये अप्रैल में 6 महीने के पैसे 6% के पास, 3 से 6 महीने के पैसे फंड्स काम धंधा चलाने के लिए 23%, 1 से 3 महीने 24% आउट ऑफ फंड्स, यानी कि धंधा बैठ गया, वो 27% थे। अब ये आंकड़ा जून में बढ़कर जिनका धंधा बिल्कुल बैठ गया है कि पैसा ही नहीं है भैया, धंधा कैसे करें, 38% कह रहे हैं ये बात। और 30% के पास सिद्धार्थ 1 से 3 महीने के फंड्स हैं। 16% के पास, यानी कि ये भी 46 होता है, 30 और 16% के पास 3 से 6 महीने के फंड्स हैं। तो 46% के पास अब सिर्फ 6 महीने के फंड्स रह गए हैं, 38% की दुकान बंद हो गई। तो अब आप देख लीजिए, जो आपने अलग अलग जो कैटेगरीज समझाई हैं टाइमलाइन बेसिस पे, जिसके पास आज 0 फंडिंग है और जिसके पास 6 महीने तक की फंडिंग है, तो रफली अगर इसको जोड़ा जाए और अगर हम लिबरल भी हों, तो रफली 2/3 ऑफ स्टार्टअप्स आर इन फाइनेंशियल, मोर देन 3/4, in fact it's not 2/3, 84%. 84%. ओके, लेट्स गो विद दैट। सो 3/4 से अधिक जो स्टार्टअप्स हैं, ये अब फाइनेंशियल ट्रबल में। और ऐसा क्यों है? देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, और कई लोग ये समझते होंगे कि जब स्टार्टअप की एक हेडलाइन अखबार में छपती है, टेलीविजन पे हम लोग खबरें चलाते हैं कि फलान ने $100 मिलियन उसको निवेश मिल रहा है किसी से। स्टार्टअप्स के एनवायरनमेंट में ये बेसिकली एक प्रकार की फॉर्मूला होती है कि कंपनी को कहा जाता है, ठीक है, हम आपको 100 करोड़ देंगे, और उसकी जो रिलीज होती है, जो उसका डिसबर्सल होता है, इट इज माइलस्टोन लिंक। यानी उस स्टार्टअप ने अगर ये कहा कि हम 6 महीने में ये करके दिखाएंगे, इतने हमारे ग्राहक होंगे, इतनी जगह पे दुकान लगेगी, इतने हम वेबसाइट बनाएंगे, एक उदाहरण के लिए, तो उनको माइलस्टोन लिंक्ड पैसे रिलीज होते हैं। एक अमाउंट 3 महीने बाद, दूसरा अमाउंट फिर से 3 महीने बाद, उसके बाद दूसरा अमाउंट कुछ महीने बाद। और जब वो कंपनीज उन टारगेट्स को अचीव करती हैं, तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट सीरीज ऑफ फंड रेजिंग होती है। तो ये सीरीज में फंड रेजिंग होती है, इनको फंड रेजिंग राउंड्स कहा जाता है। ये स्टार्टअप्स का एक बड़ा पिक्यूलियर किस्म का फंडिंग का होता है। और वैसे बड़ी कंपनीज में भी होता है, जब बैंक बड़े बड़े लोन किसी, मान लीजिए, बड़ी प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन करते हैं, तो उसको कई बार एस्क्रो अकाउंट में रखते हैं, और वो पार्ट बाय पार्ट डिस्पर्सल होता है। सरकार भी जिन प्रोजेक्ट्स के लिए अपने ठेकेदारों को पैसा देती है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे हम कहते हैं वर्क डेवलपमेंट फेजेस के हिसाब से वो पैसा रिलीज किया जाता है। तो यही एक स्थिति हो रही है। जो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनके बैलेंस शीट्स को भी बहुत बड़ी हिट लगी है, क्योंकि कोरोना केवल भारत देश में नहीं हुआ है, ये विश्व भर की एक समस्या है। बिल्कुल। तो सॉफ्ट उनकी बैंक के profitability- बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, सॉफ्ट बैंक ने भारत में बहुत पैसा लगाया। ओयो में बिलियन रूम्स की बात हुई थी पिछले साल, मेरे ख्याल से जून की बात है, कि बिलियन लिख दिया था वहां पर जाकर बोर्ड पर। तो आप बिल्कुल सही समझा रहे हैं ये बात कि वो अब वो चेन टूटती दिख रही है, तो आगे पैसा भी नहीं आएगा और दबाव बढ़ रहा है अब स्टार्टअप्स पे। क्योंकि जैसे आपने होटल इंडस्ट्री का या उसका जो उदाहरण दिया है, तो हम जानते हैं कि आने वाले काफी समय के लिए, मतलब अगर मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछूं, संदीप जी, आपको क्या लगता है कि जो पुराने प्रकार से ट्रैवल करना, होटल में जाके रहना, रेस्टोरेंट में खाना पीना, ये कब वापस शुरू होगा फुल? मुझे तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूं। ये मेरा बेटा पूछता है, पापा व्हेन आर वी गोइंग आउट? मैंने कहा आई डोंट नो। तो इसी में से वो आंसर है कि इतने जो, और हम जानते हैं कि ये जो स्टार्टअप्स में पैसा आया, ये इसी प्रकार की एक कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज में आया, जो कंज्यूमर्स की नीड्स और एस्पिरेशंस को एड्रेस करते थे। अब मान लीजिए कोई कंपनी, जो जिम्स हैं, जिम्नेजियम एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कैसे बिजनेस हैज चेंज।
जिम में आप जाते थे, एक मशीन पे ही बारी बारी चढ़ते थे, आप वेट करते थे कि अच्छा ये आदमी चला गया, इसने मेरी वो साइकिल पे बैठ गया, या देखो मैं आज 5 मिनट लेट हो गया, और अंदर से ही आप कुड़ते रहते थे कि अब कब जल्दी उतरेगा। जब वो उतरता था तो कई बार आप खुद ही तौलिया से साफ करते थे। अब आप सोचिए कि जब आप जाएंगे, पसीना उतरा होगा, कितने आपको वहम होगा। तो जिम्स का भी जो बिजनेस केस है वो बहुत बुरी तरह से जिम, स्विमिंग पूल, स्पास खत्म। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उसमें जो पैसा लग रहा था वो पैसे पे अब एक बहुत बड़ा सवाल है। बट दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि इंडिया ने, और ये इस बात को हम नोट करना चाहिए कि अप्रैल 22 से जून 13 तक एक प्रकार का नया इतिहास रचा गया। संदीप जी, ये मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। जो जियो प्लेटफॉर्म्स ने टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स लाई हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर, 1 लाख करोड़ से ऊपर, ये नोट करिए, ये लार्जेस्ट एवर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इस कोविड के समय पे हुआ है। तो जो जियो प्लेटफॉर्म्स ने, इससे क्या दर्शाता हूं मैं, जो विषय बताना चाह रहा हूं कि अगर कंज्यूमर, जो एक न्यू वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म आएगी जिसमें फोन आपके जीवन, जितनी आपकी हृदय की गति आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके फोन चलना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़े हुए सारे एक इकोसिस्टम में। अब देख लीजिए 20-22 मई को, 1 महीना जियो की डील के बाद, आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूं संदीप जी, फेसबुक ने यूएस में फेसबुक शॉप शुरू कर दिए हैं और उसकी पेमेंट और ऑर्डरिंग व्हाट्सएप पे होगी। फेसबुक का शॉप, एक दुकानदार फेसबुक पे जाल के उसका अपना दुकान खोल सकता है। तो अब सारा पैसा उसमें जाएगा, यानी बिजनेस चलती रहेगी, पैसा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास अब फ्यूचर प्रूफ मॉडल है। जो 5 साल पहले मॉडल बना के बिजनेस कर रहे थे, कोविड ने उन सब मॉडल्स को ध्वस्त कर दिया है, तो उनको अब पैसा मिलना लगभग असंभव है। पैसा उनके पास जाएगा जो अगले 5 वर्ष पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रियलिटी, पोस्ट कोविड बिजनेस एंड कंजम्पशन पैटर्न्स के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। बहुत सही बात कह रहे हैं, ये दर्शकों को समझना होगा। आप धंधा, कारोबार, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कीजिए, अब उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका तरीका, उसके तौर, सब कुछ बदलने वाले हैं। ऐसे में शिक्षा की भी बात कर लेते हैं। आखिरी खबर आज की, सिद्धार्थ, शिक्षा भी बहुत कुछ बदलने वाली है, और ये हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस की, इन टाइम ऑफ कोविड आईआईटी इज लुकिंग एट अ सेमेस्टर ऑनलाइन, कि अब ऑनलाइन ही पढ़ाई करा दी जाए। हॉस्टल्स में आप छात्रों को बुलाओगे, टॉयलेट शेयर करेंगे, डॉर्म्स जो होते हैं, तो वहाँ दिक्कत आएगी। पीएचडी वालों को थोड़ा बहुत बुला भी लें। और हम ये लगातार बता रहे हैं, एचआरडी मंत्रालय भी स्कूल कैसे खोले जाएं इस पर चर्चा हो रही है। अब बातचीत हो रही है, जैसे दिल्ली में, कि पहले सिर्फ 12वीं क्लास के बच्चों को ही स्कूल में बुलाया जाए। तो शिक्षण, जो शैक्षणिक प्रणाली है हमारी, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी पूरी तरीके से मेरे ख्याल से बदलने वाला है। उसके लिए भी तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और आपने आईआईटीज का उदाहरण दिया, मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरे देश भर में हो रहा है। उदाहरण के लिए जैसे वीआईटी है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। मुझे इस चीज की जानकारी है कि किस प्रकार से उन्होंने कंप्लीटली अब अपनी एजुकेशन को, इंजीनियरिंग एजुकेशन को पूरा ऑनलाइन कर दिया है। अब जो इनोवेशन होगी संदीप जी, वो 2 प्रकार की इनोवेशन होगी। वो होगी कैसे आप एक सिक्योर, वेरीफाइबल और एक सॉर्ट ऑफ एथिकल एंड ऑनेस्ट वे में बच्चे की असेसमेंट कर पाएंगे, यानी एग्जाम्स कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ा अब विषय वो है। देखिए, क्लासरूम में 40, 50, 60, 70, 80 विद्यार्थियों को ठूस के रखना और वहां पे एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि गांव देहात में, अपने देश में खासकर, ये सिनेरियो अभी आने में समय लगेगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम सब लोग जो शहरी लोग हैं, टीवी पे आते हैं और थोड़ा बहुत मोबाइल बोल के हमें गांव और भारत की हकीकत हम भूल जाते हैं कि गांव भारत की नहीं, आपके राज्य की भी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए सिद्धार्थ। वहां पर 2G चलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स की बात को लेकर भी, ना तो वो अपने सिलेबस को डाउनलोड कर पा रहे हैं और वो ऑनलाइन एग्जाम दे भी नहीं पाएंगे। डूटा इस बात को उठा रहा है।
बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि, और इस सच्चाई को हमें मानना चाहिए कि कई ऐसे अपने देश के नागरिक हैं, अपने साथी हैं, अपने भाई हैं, जिनके पास आर्थिक दृष्टि से अभी जो ये सारी अरेंजमेंट करने के लिए घर में जगह, फिर वो लैपटॉप या मोबाइल, फिर डेटा, फिर 74% लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, मतलब 74% के पास लैपटॉप नहीं है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी समस्या होगी, इसलिए इनोवेशन उस पे डालनी पड़ेगी। बट मैं ये मानता हूं कि अब एक फंडामेंटल चेंज आने वाली है कैंपस बेस्ड लर्निंग में। अगेन संदीप जी, जो कंपनीज और कई कंपनीज अपने देश में हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन और डिस्टेंस हेल्थ केयर भी, संदीप जी, मतलब अभी पीछे एक और मेरे सामने उदाहरण है। मैं देख रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों के लिए अब डॉक्टर और पेशेंट केवल जूम कॉल या व्हाट्सएप कॉल पे ही काम चला रहे हैं, पेमेंट भी पेटीएम से हो रही है उन डॉक्टर साहब को। तो एक चेंज बहुत बड़ी आ रही है, इसके लिए टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे अब लगता है कि याद होगा आपको, चुनाव से पहले कई राजनेता और कई पार्टीज की बड़ी लुभावनी अनाउंसमेंट्स होती हैं कि सबको लैपटॉप फ्री दे देंगे, फोन दे देंगे। अब शायद उसकी आवश्यकता ज्यादा है पहले से। पहले बिटिया नहीं, वो देने होंगे, आपने बिल्कुल सही, वो कहते हैं ना, सही पकड़े हैं, लैपटॉप देना होगा। नहीं सही पकड़े हैं सिद्धार्थ, वो कहते हैं ना, एक वो सीरियल है कि सही पकड़े हैं, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। वर्चुअल रैली करेंगे अगर नेता, तो वर्चुअल रैली को सक्सेस बनाने के लिए देखने वाले के पास कुछ होना चाहिए ना, पैड या फोन। बिल्कुल, और 3 साल का डेटा फ्री, लैपटॉप के साथ 3 साल का डेटा फ्री देना पड़ेगा, या 5 साल का, जितना समय आप चुनाव में चाह रहे हैं जनता आपको दे, उतने ही समय का फ्री डेटा। तो मुश्किल काल है, हैप्पी नोट पर हम एंड तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए संकट काल है, संक्रमण काल है, अपने आप को स्वस्थ रखिए, एहतियात पूरी बरतिए, और इकॉनमी के लिए अभी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। सिद्धार्थ, आपने बड़ी सरल सीधी भाषा में विश्लेषण किया, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।